हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक जो है, जो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड। तो आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या हमें बताता है? कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में हमें बताता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। अब देखो, इसको हम डिटेल में सीखे पढ़ेंगे कि आखिरकार हमारे पास ये लॉ क्या होता है। देखो, जनरली हमारे पास जब हम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं तो लॉ हमारे पास क्या बताता है? एक रिलेशनशिप। क्या बताता है? एक रिलेशनशिप बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, या एटलीस्ट हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी, चाहे एक्स है वाई है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन दिखाता है कोई भी लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है हमारे पास, ये लॉ जो है हमारे पास, ये आखिरकार हमें क्या कहना चाह रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, मतलब ये किस चीज के बारे में हमें बताता है। देखो, कूलम्ब्स लॉ हमें कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है, मेरे पास पॉइंट चार्ज जो मेरे पास है, सपोज मेरे पास पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज पॉइंट चार्ज जो है वो Q2 है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज का सिंपल भाषा में ये मतलब है कि मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है बहुत ही कम है, या इसका साइज जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। एक नहीं, उसको कहेंगे हमारे पास पॉइंट चार्ज। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट चार्ज है वो रेस्ट पर है, एक मेरे पास पॉइंट ए पर है, दूसरा पॉइंट बी पर है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। क्या होगा? कुछ डिस्टेंस भी होगा। अब ये लॉ हमें ये कहेगा कि जब मेरे पास ये दो चार्ज एग्जिस्ट हो रहे हैं, ये चार्ज जो हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव। ये तीन किस्म के कॉम्बिनेशन हमारे पास चार्ज के रिलेटेड एग्जिस्ट हो सकते हैं। जब आप इन दोनों चार्ज को क्लोज लाएंगे और कुछ डिस्टेंस इनके बीच में हमारे पास होगा, या सिंपल मेरे पास दो चार्जेस होंगे और दो चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, जीरो भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो दो चार्ज जो है एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स। ऑब्वियसली मेरे पास दो पार्टिकल, उन पे चार्ज एग्जिस्ट हुआ है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जनरेट होती है, एक्सर्ट होती है एक दूसरे पार्टिकल पे, दैट इज ड्यू टू चार्ज। अब ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। अब एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मसला यहां पर यह है कि अगर वो फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं तो वो किस चीज पे डिपेंड हो सकती है? वो किस चीज पे डिपेंड हो सकती है? डिपेंड होने का मतलब क्या है कि वो किस चीज के साथ रिलेटेड होगी। मतलब अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो वो किस पे डिपेंड होगी? तो ये लॉ कह रहा है कि मेरे पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, अब इंट्रैक्शन क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर मेरे पास लाइक चार्जेस हैं, सेम किस्म के चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। मींस ये टाइप ऑफ फोर्स है। उसी अगर हमारे पास डिफरेंट नेचर के होंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, चाहे रिपल्शन है चाहे अट्रैक्शन है, वो किस पे डिपेंड होगा? सबसे पहली चीज हमारे पास माइंड में ये आता है, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा कि चार्ज कितना है। ये 1 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब है, 3 कूलम्ब है, मतलब कितना मेरे पास चार्ज है। ऑब्वियसली है, कॉमन सेंस भी हमारे पास लगाएंगे, अगर जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। मतलब इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है किस पे है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, मतलब मेरे पास जो फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड है? वो डायरेक्टली, दो किस्म के रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है कि नहीं, एक इनवर्सली हो सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज हम ये देख रहे हैं कि जब हम दो चार्जेस जितना बढ़ाएंगे तो उतना ही फोर्स, मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक नहीं। अगर चार्ज डिक्रीज करेंगे मैग्नीट्यूड तो फोर्स भी हमारे पास डिक्रीज होगा। यहां से हमें क्लियर क्या हुआ कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ। तो मेरे पास फोर्स क्या हो जाएगा, कैसे रिलेटेड होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। अच्छा, दूसरा केस हो गया हमारे पास, ये बेस्ट पहला केस। दूसरा केस, और फोर्स किस पे डिपेंड होगी? फोर्स, अब में हमने ये देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे पास अगर चार्ज के बीच में, जो डिस्टेंस है, मेरे पास है Q1, मेरे पास है Q2, इन दो के बीच में अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? दूर दूर ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली फोर्स डिक्रीज होगी। अगर मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कम मींस को नजदीक ले रहा हूं, तो फोर्स इंक्रीज हो रही है। देखो, हमारी बस यहां पर फोर्स और पोजीशन या डिस्टेंस के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने देखा जब हम इसको
एक पॉइंट मींस एक यूनिट नजदीक ला रहे हैं, मींस एक यूनिट हमारे पास डिस्टेंस कम कर रहे हैं, फोर्स डबल इंक्रीज हो रही है। जिसका मतलब हमारे पास ये आ गया सबसे पहले कि हमारे पास फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है इस पोजीशन या डिस्टेंस से, मतलब जो इन दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन हमारे पास ये फोर्स जो होगी कितने डायमेंशंस पे डिपेंड होगी इस डिस्टेंस पर, ये डिपेंड है टू डायमेंशन में, जिसको हम स्क्वायर कहेंगे। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया कि जब हम दो चार्जेस को नजदीक लाते हैं, अगर हम एक यूनिट नजदीक लाते हैं तो इसका फोर्स जो है डबल टाइम्स हमारे पास जो है डबल इंक्रीज होता है या क्वाड्रपल इंक्रीज होता है, इस तरीके से हमारे पास वो इंक्रीज होता है। जिसकी वजह से कोलम्ब्स ने ये कहा कि जो फोर्स है वो रिलेटेड है इन दो की चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन इनवर्सली। अगर अब हम इन दोनों केसेस को, दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो ये भी वही फोर्स है दो चार्ज के बीच में, ये भी वही है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसके, ठीक है। तो यहां से हमें यह पता चला कि फोर्स और चार्ज के बीच में और फोर्स और जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है उनके बीच में हमारे पास क्या है, रिलेशन है, ठीक है। और इस तरीके से है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस एंटायर प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास जो होगी, जो सबस्टांस के साथ एसोसिएटेड वो कांस्टेंट रहेगी। इसलिए कोलम्ब्स ने क्या कहा कि हमारे पास जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक के कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, के कांस्टेंट यूज करेंगे, जिस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, कोलम्ब्स कांस्टेंट, कोलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। देखो जब हमने ये कंप्लीट किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट की हमारे पे, देखो ये है हमारे पास ला, ये जो अंग्रेजी में या दास्तान बता रहा हूं ये ला नहीं है, ला सिंपल ये कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये ला बता रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि मेरे पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये एक सबस्टांस पे है, दूसरे सबस्टांस पे है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है इन दो के बीच में जो फोर्स F एक्सर्ट हो रही है एक दूसरे पे, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्या ये फोर्स इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होगी या वैरी नहीं करेगी या चेंज नहीं होगी अगर इन दो चार्ज के बीच में मैं कोई मीडियम रखूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली होगा। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो फोर्स होगी वो इस चीज पे भी डिपेंड होगी कि मेरे दो चार्जेस के बीच में मेरे पास किस किस्म का मीडियम है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कोलम्ब्स कांस्टेंट है वो डिपेंड होता है मीडियम पे, किस पे, कि हमारे पास दो चार्ज जो है मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, या हमारे पास दो चार्ज जो जरूरी मीडियम नहीं है, हमारे पास बिटवीन टू चार्जेस नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोलम्ब्स कांस्टेंट है वो डिपेंड है मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, या वो दो चार्ज जो हमारे पास हैं वो किस मीडियम में हमने रखे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे, यहां पर अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि मेरे पास मीडियम जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम, मेरे पास सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, मेरे पास लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, मेरे पास एक मीडियम वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जहां पर मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वहां पर मेरे पास मैक्सिमम फोर्स होगी दो चार्ज के बीच में। जो मेरे पास जहां पर मैक्सिमम फोर्स होगी उस चीज को हम लेंगे एज अ रेफरेंस मीडियम, क्या लेंगे, रेफरेंस मीडियम। फिर हम कंपेयर करेंगे कि जो दूसरा मीडियम में ले लूंगा, सपोज मैं गैसेस ले लूंगा, लिक्विड जैसे वाटर ले लूंगा, सॉलिड में एक ग्लास ले लूंगा या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लूंगा, मैं देखूंगा कि इसके मुकाबले में, इस रेफरेंस के मुकाबले में, कंपैरिजन में वैक्यूम में जितनी फोर्स एग्जिस्ट हो रही थी, एग्जर्ट हो रही थी, क्या सॉलिड में कितनी हो रही है, किसके कंपैरिजन में, इस वैक्यूम के कंपैरिजन में। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो होगा, मेरे पास जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो डिपेंड होगी मेरे पास मीडियम पे। अब सबसे ज्यादा कहां पर होगी, फोर्स वैक्यूम में, ठीक है। तो उसके बाद अगर मुझे किसी भी और मीडियम का निकालना होगा तो मैं वैक्यूम से इसको कंपेयर करूंगा, मींस वैक्यूम में जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, सपोज मैं लिखूंगा F0, तो यहां पर किसी और मीडियम में मेरे पास है Fm, तो मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों के बीच में। कंपेयर कैसे करूंगा, सिंपल है, रेशियो निकालूंगा Fm अपॉन F0 कि इसमें कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसके मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले में। तो यहां से हमें यह पता चला जो K जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम की परमिएबिलिटी, कि मीडियम जो है वो कितना परमिट कर रहा है दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट होनी चाहिए, मतलब दो चार्ज के बीच में कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी वो मीडियम परमिट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि K जो है, जो कांस्टेंट है, वो डिपेंड है एप्सिलॉन नॉट पे, और किस पे डिपेंड है, एप्सिलॉन मीडियम पे।
या हम कैसे कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन आर, ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है। ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। देखो मेरे पास सपोज वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट हो रही है या एग्जर्ट हो रही है, सपोज 10 न्यूटन। कितनी हो रही है? 10 न्यूटन। अब कोई भी मीडियम मेरे पास होगा, उसमें सपोज फोर्स एग्जर्ट हो रही है 8 न्यूटन। अब हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में यहां पर कितना इफेक्ट हुआ। हम क्या लिखेंगे? सिंपल 8/10 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, यहां पर मेरे पास एक नंबर मिलेगा जो मुझे कंपैरिजन बताएगा कि कितना इफेक्ट हुआ कंपेयर टू दिस। इसी तरीके से मेरे पास एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यह है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यह है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का, मेरे पास मीडियम ए है, मेरे पास वैक्यूम है, ठीक नहीं, इसमें मेरे पास फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है और इसमें कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, वो मुझे कौन बताएगा? एक तो बताएगा इसमें, देखो इसमें बताएगा मीडियम में एप्सिलॉन एम और इसमें बताएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों का कंपैरिजन दिखाना होगा तो मैं रिलेटिव परमिटिविटी निकालूंगा। मैक्सिमम मेरे पास कितना है? एप्सिलॉन नॉट, तो निकालूंगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो का रेशियो मुझे बताएगा कि अभी मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की कितनी है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो k की वैल्यू होगी, k की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, अब अगर किसी मीडियम के लिए निकालना होगा तो के एम फॉर एनी मीडियम जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम। लेकिन एप्सिलॉन एम जो होता है वो किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जब हमारे पास वैक्यूम होगा तो उस केस में हमारे पास अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे, दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर होंगी। अगर सिंपल वैक्यूम की हम निकाल रहे हैं, वैक्यूम टू वैक्यूम निकाल रहे हैं, उस केस में हमारे पास सिंपल एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू की है हमने, फाइंड आउट की, इट इज 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। इतना वैल्यू, फिर आगे इसका न्यूटन, ये क्या कहते हैं, यूनिट्स होंगे कुछ। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे बाकी मीडियम्स के साथ। तो फाइनली हमारे पास एक कूलम्ब्स लॉ जो है, जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है वो क्या आ रहा है? तो फाइनली मेरे पास कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन और, ठीक है नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास वैक्यूम के लिए कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी मीडियम के लिए क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है मेरे पास कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ की हमारे पास जनरल स्टेटमेंट और जनरल हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि किस तरीके से दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट होती है। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि हमारी बस फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने ये चीज, हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स एग्जिस्ट हो सकता है। अब मसला यहां पर है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एग्जिस्ट हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ। या तो जो हमारे पास वैक्यूम के लिए, अगर फॉर वैक्यूम की हम बात करते हैं तो वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसमें हम एप्सिलॉन नॉट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद 4 पाई की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद 1 को उससे डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 की वैल्यू इतनी निकलती है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल की जाती हैं। ऑब्वियसली वहां पर क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, वैल्यूज आपके पास दी भी होती है, लेकिन आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पता भी होनी चाहिए। तो अब हम मूव करेंगे, हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या है। मींस कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है चार्ज Q1, दूसरा है चार्ज Q2। इन दो के बीच में जब फोर्स होगी तो वो फोर्स का सबसे पहले कुछ वैल्यू होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड और इन चार्ज के बीच का सेपरेशन जो है कितना है, यहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है फोर्स जो हमारे पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक
वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है डायरेक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? मतलब अगर डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली फोर्स का वैल्यू, इसलिए हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की वजह से इंपैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? डायरेक्शन की, मतलब अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उस पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अब हमने क्या काम करना है, हमने इस फोर्स का डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम यहां पर वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे कि आखिरकार यहां पर जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। चलो प्यार की दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। देखो अब हम डिस्कस करेंगे। देखो मेरे पास क्या है कि इस वेक्टर फॉर्मेट, जनरली हमारे पास इसको हेडिंग देते हैं, इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्स लॉ। अब कोलम्स लॉ जो है वो हमें बताता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो इसका मतलब ये है कि हमने फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट बताना है, इसका डायरेक्शन हमने बताना है कि आखिरकार क्या होता है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा एक प्रिंसिपल, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉजलिटी, कॉजलिटी प्रिंसिपल, कॉजलिटी प्रिंसिपल। ये हमारे पास फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एडवांस लेवल पे हम ये प्रिंसिपल नहीं समझेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पर ये प्रिंसिपल समझेंगे क्योंकि ये एंटायर फिजिक्स में हमारे पास यूज होगा। अब कॉजलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? देखो जब भी हमारे पास कहीं पर इंपैक्ट होता है, क्या होता है? इंपैक्ट होता है, मतलब कुछ भी चीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक साउंड क्रिएट हुआ। क्या हुआ? साउंड क्रिएट हुआ। तो अब जो ये इंपैक्ट हुआ इसके बियॉन्ड में या इसके बैकग्राउंड में एक कॉज होगा। क्या होगा? एक कॉज होगा, मतलब कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये हमारे पास इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पूरे यूनिवर्स में अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जगह पर कुछ इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई फेनोमिना हो रहा है, उस फेनोमिना के बैकग्राउंड में या उस फेनोमिना के पीछे कुछ ना कुछ कॉज जरूरी होगा। ये है हमारे पास सिंपलेस्ट भाषा में कॉजलिटी प्रिंसिपल। इसी तरीके से मेरे पास यहां पर क्या है कि मुझे क्या काम करना है कि मेरे पास दो चार्जेस है। ये है मेरे पास Q1 चार्ज, मेरे पास है Q2 चार्ज। सपोज ये दोनों चार्ज मेरे पास है पॉजिटिव, ठीक है, हम नेगेटिव के लिए भी लेंगे। मेरे पास ये दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इन दो चार्ज के बीच का हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है r। लेकिन अब हम इसका डायरेक्शन बता रहे हैं तो हम कहेंगे ये है मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो दोनों चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो अब हम काम क्या कर रहे हैं, हमने देखना है कि हमारे पास ये चार्ज जो है इस पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है और दूसरा चार्ज Q2 है उस पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उनका डायरेक्शन क्या है। सबसे पहली चीज हमारे पास जो है, जो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट होगी, जो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट होगी वो किसकी वजह से होगी? क्या इसकी वजह से होगी? Q1 पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो किसकी वजह से होगी? वो किसी और की वजह से होगी। अभी हमने कहा कि अगर इस पे कोई इंपैक्ट हो रहा है उसका वजह कहीं और होगा। कॉज और इंपैक्ट हमारे पास ये हमेशा हमारे पास एक ही जगह नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो हमारे पास इस केस में क्या है कि सपोज इस चार्ज Q1 पे हमारे पास कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही है, लेकिन वो फोर्स जो होगी वो Q2 की वजह से होगी। मैं सपोज कह रहा हूं कि यहां पर जब ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो सबसे पहली चीज यहां पर ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन? Q2 जो है Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्ट होगी क्योंकि ये इस चार्ज को रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करता तो इसका पॉइंट ऑफ डायरेक्शन जो होता है या फोर्स का डायरेक्शन जो होता दैट वुड बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम, दिस एंटायर सिस्टम, इस सेंटर की ओर होता है। लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स इन दो चार्ज के बीच में है, इसलिए यहां पर फोर्स जो होगी सबसे पहले वो आउटवर्ड डायरेक्ट होगी। इसी तरीके से Q2 पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो Q1 की वजह से होगी, वो भी आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। अब हम इस पे डिनोशन लगाएंगे यहां पर कॉज और इंपैक्ट का। देखो जो फोर्स Q1 पे एक्सर्ट हो रही है, मैं कह रहा हूं कि फोर्स जो है Q1 पे, मैंने लिखा F1, किस पे एक्सर्ट हो रही है?
फोर्स वन पे एक्सर्ट हो रही है दैट इज ड्यू टू टू। यहां पर पहला टर्म जो जैसे मैंने वन लिखा, वन रिप्रेजेंट कर रहा है इंपैक्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंपैक्ट। और ये जो टू रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉज। मींस टू की वजह से Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है। इसी तरीके से Q2 पे फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वो मैं कह रहा हूं कि F2 फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अगर ये मेरे पास दोनों चार्ज नेगेटिव होते, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नेगेटिव होता, या नेगेटिव नेगेटिव केस में भी यही केस होगा, रिपल्सिव होगा। अगर एक नेगेटिव होता दूसरा पॉजिटिव होता, तो क्यू माइनस क्यू की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो फोर्स एक्ट होगी दैट विल बी ड्यू टू दिस प्लस क्यू। इसका नाम मैं रखूंगा Q1, इसका नाम रखूंगा Q2। जो Q1 पे फोर्स एक्ट हो रही है वो भी इस सेंटर की ओर होगी, जो Q2 पे फोर्स हो रही है वो भी सेंटर की ओर एक्सर्ट होगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट इज F1 ड्यू टू 2, जो 2 पे एक्सर्ट हो रही है दैट इज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, और इनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस जो होगा इस केस में, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। देखो सपोज मैं ये जा रहा हूं, मेरे पास क्या है कि सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि जो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसके बाद सेकंड केस मेरे पास क्या होगा? जो Q2 पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है। देखो यहां पर हमारे पास क्या है कि जो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट इज ड्यू टू 2, तो मुझे फोर्स निकालना है F12, तो मुझे इस चार्ज की वजह से निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से यहां की ओर जा रहा हूं। ठीक है, मतलब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 2 टू 1, उसको मैं डिनोट करूंगा R2 1 वेक्टर। ठीक है, उसके बाद जब मैं मेरे पास Q2 पे फोर्स निकालनी होगी तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना है Q1 की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा? मैं देखूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, तो मैं लिखूंगा R12, या ऐसे आप माइंड में रखेंगे कि जब मैं Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, मतलब निकाल रहा हूं कि Q1 पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है कि नहीं, तो मैं आ रहा हूं Q2 से Q1 की ओर कि कितने डिस्प्लेसमेंट पर है ये, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, तो मैं लिखूंगा 2 to 1। ठीक है कि नहीं, तो जो मुझे यहां पर हमारे पास जो चीज है, अब देखो मैं क्या काम करूंगा? सबसे पहली चीज मेरे पास जो है वो फोर्स F12 जो है, जो Q1 पे एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू 2, वो कितनी हो सकती है? तो मेरे पास चार्ज क्या है? ये है मेरे पास चार्ज Q1, ठीक है, और मेरे पास ये चार्ज है Q2। ठीक है, इन दो के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है R। अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि Q1 पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, मैंने उसका नाम दिया F12, और Q2 पे कितनी एक्सर्ट हो रही है दैट इज F21। इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, मींस इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम। अब जब मैं F12 निकालूंगा, मीन जो चार्ज पे Q1 पे चार्ज जो हमारे पास है उस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है Q2 की वजह से, सबसे पहली चीज मेरे पास ये जो है कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास इस फोर्स के साथ कौन कौन सी क्वांटिटी एसोसिएट है। सबसे पहली चीज चार्ज, जो कि मुझे मैग्नीट्यूड बताएगा, उसके बाद इन दो के बीच का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पहले केस में जब हमने निकाला था वहां पर मैग्नीट्यूड सिंपल था, हमने लिया था, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आप गौर करेंगे Q1 पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो 2 की वजह से, इसका मतलब Q2 से Q1 कितना डिस्प्लेस्ड है, मतलब इसकी पोजीशन जो है हमारे पास Q2 की वजह से कितनी है, तो मैं कह रहा हूं कि R2 1, मतलब हम 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि Q1 कितनी डिस्प्लेसमेंट पर है। इसी तरीके से अगर मुझे ये देखना होगा, इसी तरीके से अगर मुझे ये देखना होगा कि Q2 जो है Q1 के कंपैरिजन में कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, या कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, या कितना इसका पोजीशन वेक्टर है, तो मैं क्या काम करूंगा? मैं जाऊंगा 1 से 2 की ओर, मींस मैं लिखूंगा R12 वेक्टर। देखो ये R12 वेक्टर, R21 वेक्टर, ये सब एक ही चीज का, इनका मैग्नीट्यूड एक है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है कि नहीं? अब देखो जब हम Q2 से Q1 की ओर आ रहे हैं, मींस कि हम निकाल रहे हैं फोर्स F1 ड्यू टू 2, तो मेरे पास एज पर कॉलम्स लॉ मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है कि नहीं? तो यहां तक मेरे पास ये मैग्नीट्यूड है, ये पहले केस में हमने पढ़ा किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। अब मसला ये है कि जब F12 पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू Q2, उस पे हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, या इनके दो के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है, या इन दो के बीच में जो हमारे पास सेपरेशन है वो कितना है, वो है R21 स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने मोड लिया, मतलब ये मेरे पास R21 वेक्टर है, मेरे पास एक मिनट, मेरे पास क्या है R21 वेक्टर है,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा R21 और डायरेक्शन क्या होगा R21 कैप। मतलब यहां से यहां की ओर जो मुझे डायरेक्शन बताएगा वो क्या होगा R21 कैप। ठीक है, तो मेरे पास देखो इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में मेरे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है, दैट इज R21। इसके डायरेक्शन में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है R21 वेक्टर, इसलिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा दैट इज R21 वेक्टर का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन बताएगा इस डायरेक्शन में कौन सा है, दैट इज R21 कैप। तो ये मेरे पास निकला फोर्स, जो मुझे डायरेक्शन भी बता रहा है कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो है जो Q1 पे एक्ट हो रही है वो किसके डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मेरे पास R21 वेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास F21 वेक्टर जो Q2 पे एक्ट हो रही है वो कितना हो सकता है 1/4 दैट विल बी Q1 Q2। अब देखो इस डायरेक्शन में जब आप इस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो आप यहां से यहां की ओर जा रहे हैं, मींस R21 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा R21 मॉड स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा R21 कैप। ठीक है, समझ आ रही मेरी, R12 क्योंकि R12 के डायरेक्शन में जा रहे हैं R12। तो मेरे पास सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ये दो इक्वेशन जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट कर रही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस या फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज विच आर एट रेस्ट। मतलब ये हमारे पास दो फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो अब अगर F12 और F21 को देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि F12 जो है वो F21 के बराबर है, लेकिन अगर हम इन पे वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट एक डायरेक्टेड है। ठीक है कि नहीं, F12 जो है एक डायरेक्शन में है, F2 जो है दूसरे डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोलम्बिक फोर्स जो है दे आर न्यूटोनियन फोर्सेस, मींस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। ठीक है, ये मेरे पास था, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। देखो हमने यहां पर क्या सीखा कि मेरे पास जो है सपोज ये हमारे पास F12 है, F12 जो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 that will be 1/4 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर और R21 कैप। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है F21 वेक्टर दैट विल बी 1/4 Q1 Q2 R12 स्क्वायर एंड R12 का कैप। अब देखो सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर क्या है, देखो ये जो R21 कैप है ये बराबर है R12 कैप के बराबर, लेकिन नेगेटिव साइन क्योंकि ये अपोजिटली डायरेक्ट है। अगर मेरे पास सपोज ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, सपोज इक्वेशन फर्स्ट में मैं लिखता हूं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R21 स्क्वायर। R21 स्क्वायर की मैं जगह मैं लिख सकता हूं R12 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि R12 और R21 जो है ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। समझ आ रही, वो किसके बराबर है R के बराबर है, इसलिए मैं लिख सकता हूं इसकी जगह। और R21 कैप जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं -R12 कैप। ठीक है, ये वेक्टर है, इनका वैल्यू भी सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो ये माइनस जो है मैं यहां पर ले रहा हूं, 1/4 की जगह मैं K लिखूंगा, Q1 Q2 R12 का स्क्वायर और R12 कैप। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू अगर आप देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन सेकंड के साथ, ये है मेरे पास F21 तो -F21 वेक्टर। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि मेरे पास ये दोनों फोर्सेस जो हैं, मतलब अगर मेरे पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इन दोनों पे फोर्स जब भी एक्ट होगी, ठीक, चाहे ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, हमेशा जो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी F12 पे, जो ये मतलब जो F12 होगी जो Q1 पे एक्सर्ट हो रही है और जो Q2 पे एक्सर्ट हो रही है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मींस हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अपोजिट। ठीक है कि नहीं, ये था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। तेरी चाहते